कि हमारे संविधान में जो अभिव्यक्ति का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, वो एब्सोल्यूट नहीं है। मैं अजीत जोगी जी का इकलौता पुत्र नहीं, आप लोग भी उनके पुत्र पुत्री समान हैं। मेरे ऊपर 3 SIT बैठाई, तो वहां तो अनिवार्य है कि पूर्ण शराबबंदी लागू की जाए। आज के खास कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। देश में कई तरह के बवाल है। एक तरफ बेरोजगारी पर सवाल है, एक तरफ महंगाई पर सवाल है, दूसरी तरफ आप जानते हैं इन दिनों कई सारे सवाल इसलिए बढ़ रहे हैं कि मां काली पर भी विवाद है। राम भगवान जी पर पहले से विवाद चल रहा था, शिव तांडव स्तोत्र अलग से पढ़ा जा रहा था, हनुमान चालीसा का भी गुणगान हो रहा था। देश की सियासत में आपने इससे बड़ा माखौल कभी धार्मिक सांप्रदायिकरण का नहीं देखा होगा। नुपुर शर्मा का विवाद भी आपने देखा। कई सारे सवाल आपके मन में खड़े हैं। धर्मांतरण को लेकर भी अलग अलग राज्यों में अलग तरह के सवाल उठ रहे हैं। पुराने जमाने में जो आप छत्तीसगढ़ को याद करेंगे, छत्तीसगढ़ इसलिए बता दूं कि देश में अगर कांग्रेस को मिटाने की बात आती है तो इन दिनों जिक्र छत्तीसगढ़ का करना चाहिए। एक राज्य अगर भारत माता की जय बोलेंगे उस जगह पर स्थिर दिखता है जहां पर देश का हृदय धड़कता है। वहां से वो सवाल आता है कि जब देश में कांग्रेस मुक्त भारत की बात हो रही थी तो अचानक से छत्तीसगढ़ ने कैसे 15 साल की सरकार को 15 सीट पर समेट दिया। समेटने के बाद एक पार्टी को अचानक से उसके चुनाव चिन्ह के प्रचार के बिना एक गठबंधन के सहारे 7 सीट दे दी। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के परिवार की। एक ऐसे राजनेता, शायद आप में से बहुत से लोग उनके बारे में नहीं जानते होंगे, इसलिए आपको बता देना चाहता हूं। एक छात्र जीवन में एक विद्यार्थी क्या चाहता है? पढ़ूं लिखूं अफसर बनूं। अपने माता पिता से पूछता है क्या बनूं? बच्चे कहते हैं इंजीनियर बन, डॉक्टर बन। इंजीनियर इसलिए कि जब आप 10th और 12th में जाते हैं, पहुंचते हैं वहां, तो आप क्या करते हैं? विषय चुनते हैं। जब आप विषय चुनते हैं कक्षा 1 से आगे बढ़कर कक्षा 12th जाने के लिए, तो 10th के बाद आपको जब विषय चुनने की पारी आती है तो गणित सबसे कठिन प्रश्न होता है। गणित से ही इंजीनियर बनते हैं। गणित और विज्ञान का समायोजन उन्हें एक बेहतर वैज्ञानिक भी बना देता है। हम बात अजीत जोगी की इसलिए कर रहे हैं कि आज स्वर्गीय अजीत जोगी भले नहीं है, मगर एक रोचक कहानी है कि देश में अगर नेता बनना है तो 3 सदन में जाना है। एक राज्य का सदन, एक देश का निम्न सदन जिसके उच्च नेता देश के प्रधानमंत्री कहलाते हैं, और एक देश का उच्च सदन जहां भारत के संघीय ढांचे की बात होती है। हम बात कर रहे हैं विधायिका के 3 अंगों की। कई जगह विधायिका में एक और चीज जुड़ जाती है। कई राज्यों में MLCs भी बनते हैं जब विधानसभा के अलावा अलग अलग प्रत्याशियों को मौका दिया जाता है। लेकिन विधायक, लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद, ये ऐसे प्रतिष्ठित पद हैं जिन पर अगर आप चले गए तो आप सदन की उच्च गरिमा तक पहुंचे। जोगी जी का कैरियर ऐसा रहा कि उन्हें इन 3 सदनों में जाने का गौरव हासिल हुआ। मुलाकात करवाऊंगा आपकी। मेरे साथ उनके सुपुत्र, कई सारे सवाल हैं इनके साथ भी। जातिगत मसला आया, कई सारी टिप्पणियां आई, कई सारे सवाल। अमित जोगी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आप इस वक्त अपने पिताजी की विरासत को संभाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की आवाज को भी बुलंद करने की आप दम भरते हैं। जनता कांग्रेस, जोगी कांग्रेस वो डिसीजन करेगी जो आपके पिताजी कह के गए थे। हम निर्णय दिल्ली से नहीं, हम निर्णय छत्तीसगढ़ से करें। जी, एक गौरव है आपके परिवार को। मेरा भी सौभाग्य है, मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों का माखौल उड़ाता हूं। उन्हें सम्मान के साथ चाहता हूं कि लोग उन्हें हमेशा याद रखें। एक जगह पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगती है, उपहास उड़ाने में तनिक भी समय नहीं लगता है। परंपराओं का निर्वहन
बहुत ही कठिन कार्य है। जी आपसे आज एक ताजा सवाल पर सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा। धर्म की बात है, धर्म के विज्ञान में जिस तरीके से देश घूम रहा है, काली पर भी विवाद है, राम पर विवाद है, सब पर विवाद है। हनुमान चालीसा में तो कह गए, भय प्रगट कृपाला दीन, रामचरितमानस में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। उस कौशल्या के धाम से आते हैं हम लोग जी। माँ कौशल्या के बच्चे राम की तरह ही हम। वनवास का 12.5 साल भी ननिहाल में काटा जाता है। हाँ। अब लेकिन जो काली पर विवाद चल रहा है, माँ पर विवाद मच चुका है, उन सब से इतर पूछूंगा। शुरू कर रहा हूं एक ऐसी बातें जो बहुत ही कड़वी होंगी, लेकिन राजनीति आज के डेट में कड़वी ही हो गई है। और चाहे महुआ मोइत्रा हो, चाहे आपको सपोर्ट करने वाली टीएमसी की प्रधान हो, जुड़े तो आप सबसे हैं। राजनीति में ऐसा कोई कहता ही नहीं कि सिक्के के पहलू में सब अलग अलग है, सब जुड़े। लेकिन जनता का दिल जीतने में जो कामयाब है वही लोकतंत्र का सच्चा प्रहरी है। क्या मानते हैं, सियासत में ऐसा क्या हो गया कि कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है? स्वागत है आपका। मुझे एक बात याद आ रही है, दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का जो 22वां श्लोक है, वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और ज़्यादा रेलेवेंट बन जाता है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लगता है राजनीति को बुद्धि की जरूरत पड़ गई है क्या? ये भटक गए हैं। इसका अर्थ मैं, आप तो जानते ही हैं, बताना चाहता हूं कि एक प्रार्थना है, एक याचना है कि हे देवी, आप सभी मनुष्यों में बुद्धि के रूप में स्थापित हों। और मैं यही चाहूँगा, देश में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, सबको सद्बुद्धि मिले। अभी जो बवाल मचा, अचानक से जर्मनी भी कूद गई जी। बोली पत्रकार का अरेस्टिंग भी गड़बड़ है, अल्ट न्यूज वाला मसला, जुबेर वाला। सुप्रीम कोर्ट को यहां तक कहना पड़ गया कि कोई व्यक्ति दोषी है, इस पूरे जड़ की जननी है वो। मगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को यह भी कहना पड़ गया कि अब हमारी ही नहीं सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से ट्विटर में सुप्रीम कोर्टा के रूप में ट्रेंड हो गया। अरे ऐसी सियासत इस देश ने कभी देखी थी क्या? देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी संविधान में एक मौलिक अधिकार के रूप में दी गई है जनता को। और मैं तो फ्रांस के जो चिंतक रहे हैं रोजो, उनकी इस बात से सहमत हूं कि आई मे नॉट अग्री विथ व्हाट यू से, बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। मैं आपकी बात से भले ही सहमत ना हूं, लेकिन मैं अपने प्राण से आपके वो कहने के, बोलने के अधिकार की रक्षा करूंगा। ये एक आइडियल सिचुएशन रहती। लेकिन जिस प्रकार से अभिव्यक्ति की आज़ादी का अब लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी में रहने के लिए कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का मैं उस दिन का जजमेंट पढ़ रहा था, उसमें मीडिया की भूमिका को भी कहीं ना कहीं उस पर भी आलोचना की गई है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश के सब्जेक्ट को ज्यादा ना उकेड़े। जी, तो इन सभी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि एक वकील भी हूं मैं। पहले आपको परिचय करा दूं। अमित जोगी जी अपने पिताजी के इकलौते पुत्र संतान है। इस वक्त एक बहन भी इनकी हुआ करती थी। एक दुखद घटना में उनका निधन हो गया। पिताजी इनके बहुत प्रेम करते थे।
माता इनकी डॉक्टर, साथ ही साथ इस वक्त विधायक भी है। ये खुद भी विधायक महाराज है, लेकिन क्या है, जीवन के कठिन दौर में संघर्ष सबसे बड़ी उपाधि होती है। और जोगी कांग्रेस आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अब अजीत जोगी तो नहीं रहे, सब कुछ डिपेंड करता है अमित जोगी पर। अमित जोगी ने वकालत की पढ़ाई भी की, टॉपर्स में से एक, कई सारा नॉलेज रखते हैं। अपराध भी इनके ऊपर लगा, आरोप लगा, मगर सिद्ध नहीं हो पाया। गंभीर आरोप कि किसी की हत्या करवाने का। लेकिन जीवन में हम ये नहीं कहते कि कानून के तराजू में क्या कुछ रखा है, लेकिन बाइज्जत तो है आप। एक जातिगत मसला है जोगी परिवार के साथ, जिसके चक्कर में मरवाही से चुनाव नहीं लड़ पाए, न पत्नी को लड़ा पाए ऋचा जोगी जी को, न खुद लड़ पाए, माँ कोटा से विधायक। इसलिए ये सवाल एक व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जिसने राजनीति की तमाम विरासतों को देखा हो और जिसकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता इस वक्त कही जा रही है सीधे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के साथ चल रही है। संपर्क लेकिन बीजेपी से लेकर के कांग्रेस के भी दिग्गजों का बार बार जुड़ा रहता हो कि आप ऐसे मत चलिए, ऐसे हो जाइए। वैसे में बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि 23 में चुनाव है। अगर राजनेता गलत बयानबाजी करते हैं, जनता गलत बयानबाजी करती है, तो FIR होना चाहिए, हो जाता है। छत्तीसगढ़ में पुराने गृह मंत्री थे, उनका नाम था राम सेवक पैकरा। तब मैं जी न्यूज में ही काम करता था। उन्होंने मुझे एक बयान दिया, दुनिया के हर अखबार में खोजेंगे तो ये बयान मिल जाएगा। इस बयान को इंग्लिश में कहते हैं रेप हैपेंड एक्सीडेंटली। आर यू सीरियस? व्हाई शुड इट पॉसिबल? रेप हैपेंड एक्सीडेंटली? क्यों नहीं उन पर FIR होना चाहिए था? उनके पुराने बयान को निकालकर आज भी उन पर FIR कर देना चाहिए। ऐसे तमाम बातें जब राजनेता के मुंह से निकलते हैं, अगर यही परंपरा का निर्वहन करना था जो बीजेपी इस वक्त पूरे देश में करने की तैयारी कर रही है, या कांग्रेस भी अपने हिसाब से कर रही है, या कोई भी अन्य दल कर रहा है, चाहे हम आपकी बात करें, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, सत्ता है, ये सवाल बहुत गंभीर हो जाते हैं। जोगी जी फिर से वहीं आ रहा हूं। ये सब देखिए, लगता है कि राजनीति अपनी पृष्ठभूमि को भूल चुकी है। देश के चारों खंभे अब कमजोर हो चुके हैं। ऐसा लचर अवस्था, क्या इस लचर अवस्था में कहीं न कहीं कोई एक बुनियाद बची है, जहां जनता को उस वोट की बात बची है जो तय कर देगा सत्ता में भूख नहीं, सियासत नहीं, सत्ता में लोकतंत्र चलता है, संविधान पूछता है। जी, जैसा कि मैं कह रहा था कि हमारे संविधान में जो अभिव्यक्ति का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो एक क्वालिफाइड अधिकार है। आप उतना ही बोलिए कि दूसरे किसी को आघात न पहुंचे, उसकी स्वतंत्रता है। किसी के खिलाफ कुछ भी बोल दीजिए तो फिर कानून अपना काम करेगा। आज के डिबेट शो में तो रोज झगड़े ही हो रहे हैं, तमाशा ही चल रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता जब बीजेपी का सवाल होता आते नहीं है, अचानक से राजनीतिक विश्लेषक आ जाते हैं, संघ के समर्थक आ जाते हैं, कांग्रेस आती है, चीखती चिल्लाती, एंकर पहले चीखता चिल्लाता है, कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ रही है, मत चीखिए, मत चिल्लाइए। देखिए, ये जो हो रहा है, मेरा ये मानना है कि ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के विपरीत है। आज का जमाना, इसको मैं कहूँगा, एक एज ऑफ एक्सट्रीम्स हो गया है, ध्रुवीकरण का युग। जबकि अगर आप हमारे देश के इतिहास को देखेंगे, हमारी संस्कृति को देखेंगे, तो बुद्ध भगवान से लेकर महात्मा गांधी तक सबने बीच का रास्ता, मिडिल पाथ, सबको साथ लेके चलने का पाथ, वो रास्ता दिखाया है। तो मुझे लगता है कि देर सवेर, जैसा कि मैंने अपनी बात की शुरुआत में कहा था, देवी वास्तव में बुद्धि के रूप में सभी लोगों में फिर से स्थापित हो जाएंगी, और लोग भावनाओं से नहीं, सोच समझकर
काम करेंगे और जो आम नागरिकों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जो देश के सामने तात्कालिक चुनौतियां हैं, उस पर सकारात्मक सोच बने। ये सब चीजें जो हो रही हैं, मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान में ये पॉसिबल है कि धर्म और राजनीति को अलग अलग कर दिया जाए। जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर ने अडेप्ट किया है, उसको हिंदुस्तान के लिए उन्होंने एक नया स्वरूप दिया है। प्रश्न पूछ लेता हूं आज आपसे। भारतीय संविधान की जब निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी तब आर्य और द्रविड़ दो सब्जेक्ट हमेशा से रहे, नदी की सभ्यता और वनवासियों की सभ्यता। अनुसूचित जाति मतलब आर्यों की सभ्यता में जिसे सबसे निचले पायदान पर रखने की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठा, मनुवादी सभ्यता, उसमें निचला पायदान माना गया, कहा गया, वैसे वो है नहीं, क्योंकि एक पिता ने कहा कि चारों पुत्र बराबर हैं, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो ठाकुर है, चाहे वैश्य हो, चाहे वो शूद्र है। उसने कहा चारों के अपने अपने परंपरागत है। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि छुआछूत मानो, लोग खुद ही मानने लग गए, हम क्या करें। लेकिन जो बढ़ता गया परंपरा वो आगे तिरमण होता चला गया, लोग पिछड़ गए। लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जिस तरीके से सम्मिश्रित कर दिया गया दो अलग अलग सभ्यताओं को, कैसे आप उचित मानते हैं? छत्तीसगढ़ में 29 सीटें आती हैं आदिवासियों की। इसी कॉन्सेप्ट के तहत कांग्रेस ने आदिवासी मुख्यमंत्री की बात की, आपके पिता मुख्यमंत्री बने जी। हालांकि उनकी जाति को लेकर, आपकी जाति को लेकर तमाम बवाल आज भी जारी है, लगातार सवाल जारी है, लड़ रहे हैं आप भी। चुनाव नहीं लड़ पाए आपकी पार्टी में आप ही लोग जी। लगता है अनुसूचित जाति जनजाति का ये बवाल आने वाले दिनों में बड़ा धमाल है। देखिए, मुझे न्यायपालिका में पूरी आस्था है। जो कुछ मेरे साथ हुआ किसी से छुपा नहीं है। विस्तार से बताइए ना, क्या सोचते हैं? रातों रात घर में जाते होंगे, मम्मी से बात करते होंगे, पत्नी से बात करते होंगे, राजनेता के दिल की भी कोई बात होती है। देखिए, ये मामला कोई हमारे परिवार के लिए नया मामला तो है नहीं। जिस दिन मेरे पिताजी ने राजनीति में प्रवेश लिया 1986 में, तब से ये जाति का मामला चल ही रहा है और अनेकों बार कोर्टों में गया है और कोर्ट से हमेशा हमको न्याय मिला है। आगे भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमको न्याय मिलेगा। और जो सरकार के द्वारा पैंतरेबाजी की गई, मुझको चुनाव नहीं लड़ने देने के लिए एक विधायक, स्वाभाविक रूप से दिख रहा है कि मेरे को पार्टी के दो विधायक साथ में आके समर्थन करने लास्ट में पहुंच गए, बोले कि हम तो जोगी कांग्रेस हमारा है, हम तो जोगी जी के सिद्धांतों पर है। स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी का देहांत हो गया, लेकिन आपके एक और विधायक कभी जीवित हैं, दोनों पहुंच करके उस तरीके से सार्वजनिक रूप से बीजेपी के लिए समर्थन के लिए खड़े हो गए। कांग्रेस के लिए हम समर्थन देते हैं, आप लोग भी लास्ट में बीजेपी समर्थन की बात में आए। पूरे घटनाक्रम को मैं चाहता हूं आप व्यक्तिगत रूप से देखिए। राजनेता में निष्ठा का होना बहुत जरूरी है। आपके पिताजी बहुत ही सम्मानित, हमेशा इतिहास के अमर व्यक्तित्व है। छत्तीसगढ़ जब भी याद किया जाएगा पहले मुख्यमंत्री के रूप में अजीत जोगी जी को याद किया जाए। एक सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर जो टॉप कर देता है, एक ऐसा इंजीनियर जो टॉपर के बाद समझता है कि इंजीनियरिंग की दुनिया से वो ज़्यादा कुछ नहीं समझ पाएगा, उसको और आगे बढ़ना चाहिए। वो यूपीएससी की ओर जाते हैं, बोलते हैं नहीं शायद आईपीएस दुनिया को ठीक कर सकता है, डंडा कानून व्यवस्था समाज को ठीक कर सकती है, आईपीएस बन जाते हैं। बड़ा रोचक किस्सा है जोगी जी का। जोगी जी नहीं रहे, घरों से चर्चा होती तो ये बात बड़ा रोचक हुआ करता था। एक इंजीनियर आईपीएस भी बन जाते हैं। आईपीएस के बाद में समझ आता है कि नहीं, आईपीएस के ऊपर भी कलेक्टर का प्रभाव ज़्यादा होता है, तो यूपीएससी दोबारा अटेम्प्ट करना चाहिए। फिर कलेक्टर बन जाते हैं। इंदौर, रायपुर जैसे बड़े शहरों के कलेक्टर रहते हैं। अर्जुन सिंह के भी करीबी हो जाते हैं, कहते हैं कि वो तो राजीव गांधी जी के भी खास दोस्त बन गए।
पारिवारिक पृष्ठभूमि जिसकी बात लगातार होती रहती है, इन सब के बीच में राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा सब जगह पहुंच जाना, मुझे लगता है किसी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की ही करामात होगी। एक्सीडेंट के बाद व्हील चेयर पर जिंदगी को काट लेना और चुनाव को लड़ लेना और सियासत में खड़े हो जाना, कई आरोपों को झेलना, कई हृदय विदारक घटनाएं छत्तीसगढ़ में उनके आरोप भी लगा प्रशासनिक नियंत्रण कर रहे हैं आपके पिताजी, आप पर भी कई आरोप लगे। इन सब को मिलाकर क्या लगता है आज की डेट में जोगी कांग्रेस कहाँ खड़ी है? देखिए, जो पार्टी जोगी जी ने बनाई थी उसका एक उद्देश्य था छत्तीसगढ़ की राजनीति में स्वराज लाना। वो ये चाहते थे कि छत्तीसगढ़ के लोगों की जीवन के फैसले छत्तीसगढ़ के लोग ही छत्तीसगढ़ की धरती में करें, ये फैसले दिल्ली में बैठे लोग ना करें। ये उनकी एक मौलिक सोच थी और उसके आधार पर उन्होंने पार्टी का गठन किया। बहुत कम समय में पार्टी को मान्यता भी मिल गई। हमारे गठबंधन के 7 विधायक निर्वाचित भी हुए। मेरे लिए उनका ये जो अधूरा सपना है उसको पूरा करना केवल राजनीतिक विषय नहीं है, ये मेरा पुत्र धर्म है। पिताजी का जो काम अधूरा बच जाता है वो पुत्र पूरा करता है। आजकल पुत्र धर्म में यही तो सवाल है, तमाम राजनीतिक दल और तमाम राजनेताओं पर यही सवाल उठता है कि पार्टियां क्या परिवारों की हो गई। कांग्रेस पर भी आरोप है, जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर के सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक जी आप पर भी है। कैदी जोगी के बाद अमित जोगी, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव, लालू प्रसाद के बाद तेजस्वी तेज प्रताप, टीएमसी में जाएंगे तो उनके अलग भतीजे, ये सब बहुत सारे सवाल रमन सिंह जी पर भी है। ये भी नहीं छूती है। रमन सिंह जी के पुत्र अभिषेक सिंह, राजनाथ सिंह जी के पुत्र, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं परिवारवाद में। जोगी कांग्रेस ऐसा क्या अनोखा करने जा रही है इसके आपने कहा ना, ये पुत्र का दायित्व है, वो आपका व्यक्तिगत दायित्व है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जिस भूमि को उठाने की बात की जा रही है उसके लिए जोगी कांग्रेस के पास अनोखा प्लान क्या है? मेरा ये मानना है कि मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे, अपने भाषणों में भी बोलते थे कि अमित मेरा अकेला बेटा नहीं है, छत्तीसगढ़ के जितने नौजवान हैं सब उनके बेटा बेटी समान हैं। तो मैं भी इसी बात को दोहराता हूँ कि मैं अजीत जोगी जी का इकलौता पुत्र नहीं हूँ, आप लोग भी उनके पुत्र पुत्री समान हैं और हम सबको मिलकर जोगी जी का सपना पूरा करना है। और रही परिवारवाद की बात, तो मैंने हमेशा कहा कि एंट्री तो मिल जाती है, आपके पिताजी थे तो आपको टिकट मिल गया, आप चुनाव पहली बार जीत भी गए, पर उसके बाद जब तक जनता आपको सपोर्ट नहीं करेगी आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। जब तक जनता सपोर्ट नहीं करेगी तो मैं देखता हूँ जैसे लालू प्रसाद यादव जी अभी बीमार चल रहे हैं, मैं चाहूँगा जल्दी स्वस्थ हो जाएं। कल ही उनके पुत्र से बात हो रही थी, तो उनमें वो काबिलियत है, बहुत कम उम्र में, मुझको उम्मीद नहीं थी, उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। तो काबिल पुत्र भी होते हैं और जो काबिल नहीं होते हैं ऐसे पुत्र भी होते हैं। कहावत, पुत्र का पुत्र तो का धन संचय, पुत्र सपूत तो का धन। जी जी जमाना है जी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग सभी। गंभीर सवाल पूछता हूँ आपसे, बहुत गंभीर है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त कांग्रेस प्रचंड बहुमत, ऐसा कहा जाता है, अंदर खानों की बात, सूत्रों की बात, मैं इसे पुष्ट तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अपुष्ट सूत्रों के हवाले से ऐसा मानते हैं कि जोगी कांग्रेस, मतलब जोगी जी का परिवार और भूपेश बघेल जी,
ये बड़ी ठन्नी ठन्नी टाइप की है, ऐसा क्यों? अब इसका जवाब तो वे बेहतर दे पाएंगे। मैंने तो बोला था कि पता नहीं उनको क्या हो गया है। ये बीमारी का नाम भी मैंने एक दिया था, जोगेरिया, कि इनको जोगेरिया हो गया है। मेरे पीछे पड़े रहे, मेरे पिताजी के पीछे पड़े रहे। सीबीआई सब सीबीआई को तो रोक कर रखे अभी। मतलब वो उनकी सोच है, पर मुझे लगता है कि राजनीति व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए। हम लोग मुद्दों पर राजनीति करें, व्यक्तिगत नहीं सवाल करते हैं। जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां वहां ईडी है, वहां वहां सीबीआई है। छत्तीसगढ़ से तो जुड़ा हुआ सवाल। लोग कई बार आपके परिवार को जोड़ देते हैं झीरम घाटी के मसले। हालांकि मैं कई बार कहता हूं कि 400 किलोमीटर का सफर सुकमा से रायपुर उन परिस्थितियों में जोगी जी के लिए आसान नहीं था। जब वो हेलीकॉप्टर से आए, सवाल पूछा, मैं खुद रिपोर्टिंग कर रहा था और जिस संस्था पर इस वक्त सबसे ज्यादा आरोप है उस संस्था का प्रतिनिधित्व कर रहा था, जी न्यूज। आज मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो सवाल उठते हैं कि तमाम हिसाब किताब में पार्टियां अपने हिसाब से सत्ता का दुरुपयोग करती हैं, आप इससे कितना सहमत? क्योंकि आप मैं केवल कांग्रेस के सामने में खड़े हैं। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इस बात से कि पावर करप्ट्स और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। छत्तीसगढ़ में जो सत्ता में है उनके पास आज एब्सोल्यूट पावर है। 71 विधायकों का उनको जनादेश अभी मिला हुआ है। जो केंद्र में बैठे हैं, 2 सीट आप ही गंवाए। जी हाँ, 71 लाने की वो परिस्थितियां ऐसी रहीं। पर ये दिल्ली में भी जो सरकार बैठी है वो भी पूरी तरह से एब्सोल्यूट पावर में है। तो फिर जो संविधान में बैलेंस का मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप ये कहें कि छत्तीसगढ़ में ईडी है तो ये भी देखिए कि इनकी भी एसआईटी हो रही है। कितनी एसआईटी मेरे ऊपर? 3 एसआईटी बैठाई, तीनों पे अभी कोर्ट ने स्टे लगा दिया। एसआईटी में बार बार निशाने में आपके उनके दोनों के करीबी है। मुकेश गुप्ता आपके पिताजी के भी करीबी रहे, इनके भी करीब रहे। पद आते ही डीएम अवस्थी को भी पद दिया गया, डीएम अवस्थी जी को हटा दिया गया। कल्लूरी जी पर भी सवाल उठे, उनको भी पद से हटाया। ऐसे ढेर सारे नाम हैं जो कहीं न कहीं, जो एक और साथ में जोड़ देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे सुनने में, जवाब देने में भी रोचकता लगे और लोगों को जानने में भी अच्छा लगे। आप दोनों घोषणा पत्र कैसे मैच करेंगे? ये तो मैं कहूँगा कि हमारी पूरी नकल की गई। 6 महीने पहले जोगी जी हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट बाकायदा फाइल किया कि अगर हमारी सरकार आती है तो मैं ये चीज़ें करूँगा। एक लीगल डॉक्यूमेंट, पहली बार घोषणा पत्र नहीं था, वो शपथ पत्र था, कानूनी दस्तावेज था। इन्होंने बहुत एक्सरसाइज करी, हर ज़िले में जाके लोगों से सवाल करना, क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। पर जब उसका नतीजा देखने को मिला तो जोगी कांग्रेस के शपथ पत्र की फोटोकॉपी है कांग्रेस का जन घोषणा पत्र। पर जैसा कि सब जानते हैं, नकल तो करना ठीक है, पर नकल में भी अकल की जरूरत है। और इसीलिए वो 2500 समर्थन मूल की एक घोषणा को अगर आप अलग कर दें तो किसी भी घोषणा पर भी काम नहीं हुआ है। शराबबंदी की जगह शराब मंडी चल रही है। ब्रांड नहीं अवेलेबल। पुराना एक वाक्य याद दिलाता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। आप विधानसभा में थे या नहीं थे, थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, या आपके पिताजी थे या आप थे? हाँ जी। अचानक से एक सवाल आता है कांग्रेस की ओर से। आप तो कांग्रेस में आप लोग थे, मतलब आप थे या आपके पिताजी? थोड़ा वाक्य भूल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा जोड़ रहा हूँ। अचानक से एक सवाल उठता है विधानसभा में, ये सिम्बा सिम्बा क्या है?
तो विपक्ष आपके क्षेत्र के पुराने विधायक बिलासपुर से तत्कालीन आबकारी मंत्री जी कहते हैं सिम्बा सिम्बा मत पूछिए, जो हो जाएगा सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बात सर, वीडियो क्लिप भी आज भी मौजूद। वर्तमान आबकारी मंत्री भी अचानक से उसमें टिप्पणी देते हैं कि ब्रांड नहीं अवेलेबल है, कुंटा के उस पार जाना पड़ता है। ये कौन सा ब्रांड है मैं तो नहीं जानता, पर आज के डेट में छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर जो प्रतिबद्धता दोहराए जाने की बात हो रही थी, क्योंकि आपकी पार्टी लगातार प्रदर्शन करती है, शराबबंदी कब करेंगे? आपको लगता है अनुसूचित जनजाति बाहुल्य, औद्योगिक बाहुल्य इस प्रदेश में शराबबंदी कभी सामर्थ्यपूर्ण तरीके से लागू हो सकती है? देखिए, शराबबंदी पूर्ण शराबबंदी नहीं लागू करने की बात कही गई थी। जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनको शराबबंदी से अलग ही रखने की बात, परंपरागत रूप से उनको अलग ही रखने की बात पहले से कही जा रही है। और मेरे पिताजी, क्योंकि हम लोग उस समाज से भी आते हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि एक सामाजिक चेतना बने वहाँ लोगों में। पर रही मैदानी इलाकों की बात, तो वहाँ तो अनिवार्य है कि पूर्ण शराबबंदी लागू की जाए और कड़ाई से लागू की जाए। बिहार में जो गुजरात में कमियां थी उसको बहुत हद तक दूर करके एक, मैं नहीं कहूँगा कि टोटली सक्सेसफुल मॉडल है, पर एक सक्सेसफुल मॉडल चल रहा है। सामाजिक ढांचा भी मदद करता है। जी हाँ, तो यहाँ पर भी अगर हमें आने वाली पीढ़ियों को बचाना है तो शराबबंदी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैंने खुद देखा है कितने हमारे नौजवान साथी 40 साल के 35। एक ही बस जानना चाहता हूँ, टोकता हूँ आपको। जी जी जी। आपके ही जिले में जब चुनाव हो रहा था, आपकी कोशिश विधानसभा मरवाही की बात तो बड़े जोर से जिक्र हुआ, शेर छाप शराब और कुत्ता छाप शराब। बीजेपी के नेता आके बोले कि जब हम सरकार में थे तो हम शेर छाप शराब पिलाते थे, जब से कांग्रेस आई है कुत्ता छाप शराब पिला रही। वैसे आज छत्तीसगढ़ गाँव में जाइएगा तो छोटी वाली देसी, फिर वो गोवा, वो जम्मू, आपके ही पुराने जुड़े लोगों के भी नाम आते, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, क्या आपके जो पुराने खास लोग थे वो शराब की लॉबी के रूप में काम कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? निजात पा पाएंगे शराब से? इसमें जब तक सरकारी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ये समस्या का समाधान होना अब असंभव हो गया है। आप 7 बजे के बाद देख लीजिएगा, हमारी जो मैदानी इलाके की आबादी है, मैं समझता हूं कि 70 से 80% लोग सब मद्यपान कर रहे हैं। और इससे जो सामाजिक इसका जो इफेक्ट है वो बहुत हानिकारक है। इसका जो आर्थिक इफेक्ट है वो भी बहुत हानिकारक है। जिस बात पर सब सहमत थे, आज की तारीख में जब हमें उम्मीद थी कि कांग्रेस ने हमारी शराबबंदी की बात को अपने जन घोषणा पत्र में लिया, अब उनकी सरकार बन गई है। गुलाबी कलर का गुलाबी गैंग भी लगता था मेरे को, वापस आ जाएगा बीजेपी टाइप का। आपकी पार्टी का गुलाबी कलर, हाँ, मुझे लगता था जैसे बीजेपी सरकार में गुलाबी गैंग चल रहा था, मुझे लगता था वापस देखेंगे। नहीं, हम लोगों ने तो गुलाबी टोलियां हर गांव में गठित करी थी। उनको फिर बाद में नाम गुलाबी गैंग मिल गया। वो महिलाओं की जो टोली फेरी करती है, शाम को 6 बजे से 8 साढ़े 8 बजे तक वो पूरे गांव में घूमती हैं और देखती हैं कि कोई शराब के नशे में किसी के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं कर रहा है। एक वो जिसको कहते हैं सामाजिक कसावट। हाँ, इसमें महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। शराबबंदी पुरुषों के बस की बात नहीं है। अच्छा, महिलाओं का आ जाता है। अभी महिला वाला विवाद शुरू हुआ, माँ काली का सिगरेट वाला एक फोटो बवाल मचा गया। जिन्होंने पोस्ट किया उन्होंने कहा कि एक चिल मारने का
अलग फोटो था जिसे लोगों ने गलत तरीके से रखा। उसके बाद टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का बयान आया कि माता काली की पूजा ऐसी जगह भी होती है जहाँ तथाकथित रूप से उन्होंने कहा कि मदिरा मांस इनको भी मुंह पर चढ़ाया जाए, तमाम चीजें बवाल लेकिन मचा पड़ा हुआ पूरे देश में। FIR हो रहे हैं। लगता है ये FIR की प्रक्रिया शुरू हुई है, नुपुर शर्मा, जुबेर, अब महुआ मोइत्रा, अबेलीना, ये कहाँ तक जाएगा? ईडी की भी प्रक्रिया बता दूं, आपकी पुरानी पार्टी के नेता को भी ईडी इस देश में अब तक किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उतने घंटे तक पूछताछ नहीं हुई। पुरानी पार्टी है, जुड़े हुए हैं आप लोग, आपके पास दोनों पार्टियों का फोन है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ के नाते प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा कि आप पिताजी का सपना पूरा करना चाहते हैं। इन सवालों को आप देखते कैसे हैं कि ये तमाम सवाल विस्तारपूर्वक आंसर, मैं टोकूंगा नहीं, जितना लंबा समय लीजिए उतना लंबा समय लीजिए। वो इन तमाम उलझनों को आपकी पार्टी कैसे सोचती है, इसको कुछ बताइए। ये जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ जो संविधान में सेक्युलरिज्म है, अगर ये कहें कि राजनीति से धर्म को टोटली अलग कर दिया जाए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि भारत में धर्म सार्वजनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम लोग त्यौहार मनाते हैं तो केवल अपने घरों में नहीं मनाते हैं, समाज के बीच, समाज के साथ हम लोग हर त्यौहार मनाते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि सेक्युलरिज्म इन इंडिया, उसका मतलब है सर्वधर्म समभाव, कि सभी धर्मों के प्रति समान स्वभाव। हाँ, धर्म निरपेक्षता नहीं, इसको हाँ, इसको कि सबके साथ एक हाँ निरपेक्षता संभव नहीं, जैसा कि सापेक्षता है, सभी को बराबर रखना जी। तो ये एक स्टेट को गाइडलाइन दी गई है हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा। और आज जो ये सब हो रहा है बेहद ही दुखद है और चिंतनीय है। हमारे देश में वाद विवाद की, संवाद की बहुत प्राचीन परंपरा है। अगर आप वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ेंगे तो उसमें जो ऋषि हैं जमाले, वो भगवान राम से पूछते हैं कि आप भगवान हैं या नहीं है, मतलब हाँ, कि मैं नहीं मानने को तैयार हूं कि आप भगवान हैं। आपको वो तो किस तरह, मतलब हमारे देश में संस्कृति में वाद विवाद की तो बहुत ही एक, आपको याद होगा पुराने जमाने में आप निषाद जी का उदाहरण दे सकते थे कि चढ़िए जब इसमें नैया में जब चढ़िए उस पार पार कराता हूं तो पैर धोने देने चाहिए। हाँ, तो परंपराएं तमाम, तो वही आपको पहचान तो नहीं, पैर धो देंगे तब पहचान पाऊंगा, सब चीजें। तो हमारे यहाँ एक स्वस्थ परंपरा थी जिसमें तरह तरह के विचार एक साथ रह सकते थे, और उसी परंपरा को हमें जीवित भी रखना है। FIR के माध्यम से अगर लोगों के बोलने के अधिकार को छीन लिया जाए, ये भी गलत है। पर अगर वो जो बोल रहा है जानबूझकर किसी को आघात करने के लिए, किसी की भावना को आघात करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी का शोषण करने के लिए, किसी को भड़काने के लिए, उन्माद फैलाने के लिए, तो ऐसे में फिर FIR होनी चाहिए। और ये जितने मामले हैं, मैं महुआ जी का व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं, पर उनकी जो एक बात है कि हाँ, जो हमारी देवी हैं उनकी भक्ति के अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, पर कहीं पर भी सिगरेट उसका तो जिक्र कहीं पर भी नहीं है। हाँ। मतलब तो ये तो मतलब मैं समझता हूं कि चील मारने के लिए आजकल पार्टियां चील कर,
चिल मारने का डायलॉग देकर पार्टियां चिल कर रही हैं, चिल, वोट बैंक की चिल करी, चिल आजकल की नवयुवकों में एक नया कॉन्सेप्ट डायलॉग है, चिल चिल, हाँ चिल करना, कूल हो जाना, चिल। हाँ, तो चिल कहाँ हो रहे हैं लोग, तो और गर्म होते जा रहे हैं। हम लोगों को राजनीति में तो बहुत सारी चीज की घबराहट होती है। क्या है, चूंकि ये इंटरव्यू काफी लंबा खींच रहा है, हम दूसरी बार भी अमित जोगी जी से मिलेंगे और कई सारे सवाल हैं। 5 रैपिड फायर क्वेश्चंस मैं पूछूंगा बड़ी तेजी के साथ, ताकि इंटरव्यू आप सुने भी और आपको तमाम तात्कालिक मुद्दों पर जवाब भी मिले। पहला सवाल, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी के रुख जिस तरीके से बीजेपी कह रही है, माफी मांग लिया उन्होंने, इसमें जो उन्होंने कहा है उसकी सजा तो मिलनी चाहिए। एफआईआर रजिस्टर्ड है, सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी करी कि दिल्ली पुलिस क्या ये रेड कारपेट ट्रीटमेंट क्यों दे रहा है। दूसरा, जी को लेकर जो ताजा विवाद छिड़ा, 2 पुलिस आपस में भिड़ रही, इससे पहले भी आपने देखा पुलिस भिड़ रही, इसको कैसे देखते? इस पे मुझे ज़्यादा डिटेल्स नहीं मालूम है, पर चैनल से अगर गलतियां हो जाती हैं और उसको स्वीकार कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बात को आगे। एक दिन तक मैं आपके इमेज के साथ खिलवाड़ करता रहूं, आप जो ना बोले उसको मैं दिखाता रहूं, तो चाहिए आपके साथ न्याय? आप उसके लिए माफ़ी मांगे, और अगर जो पीड़ित पक्ष है वो शिकायत करता है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो फिर कानून को अपना काम करना चाहिए। पर कुछ भी बोल दो और माफी मांग लो, ये संभव होना चाहिए, ये संभव नहीं। नुपुर शर्मा के लिए और किसी और के लिए कोई अलग अलग यार्डस्टिक्स नहीं हो सकती हैं, सबके लिए कानून समान है। तीसरा सवाल, वामपंथी विचारधारा कहे जाने के नाम पर, दक्षिणपंथी विचारधारा के नाम पर, अलग सोच विचारधारा के नाम पर देश में क्या वोटों का ध्रुवीकरण राजनीतिक पार्टियों द्वारा उचित है? अगर उचित नहीं है तो आपकी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में मर्ज होने की तैयारी में किसी के साथ, या कुछ और नया एजेंडा है आपको लड़ने की तैयारी? हम लोग अपने दम पर 90 सीटों पर लड़ेंगे, अपने चिन्ह पर लड़ेंगे, और जो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया का मेरे पिताजी का सपना था उसको लोगों के बीच लेके जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा और हम उनका अधूरा काम पूरा कर पाएंगे। आधे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, जो बाकी पूछा मैंने जी, आधा सवाल कि जिस तरीके से पार्टियां दक्षिण पर, वो आपका जो बौद्धिक सवाल है उस पर मैं यही कहूँगा कि हमारे देश में विचारधाराओं की जगह अगर विचार रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। विचार जब धाराओं में बंध जाते हैं तो फिर ध्रुवीकरण होना स्वाभाविक है, और ये केवल हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है, अमेरिका में भी देखिए और भी देशों में। ये जब आप अपने आप को किसी धारा में बांध लेंगे, विचार तो ऐसे हैं कि आपके पास कई विचार आ सकते हैं। मैं मोदी जी की कई बातों से सहमत हूँ, मैं राहुल गांधी जी की कई बातों से सहमत हूँ, कई बातों से असहमत भी हूँ, पर जरूरी ये थोड़ी है कि मैं या तो ये रहूं या वो रहूं। आदमी की इंडिविजुअलिटी भी कोई चीज होती है। तो मेरा ये मानना है कि विचारधारा ही गलत है। चौथा सवाल, 5 सवाल में खत्म करूंगा ऐसे इंटरव्यू, काफी समय मैंने आपका लिया, अगली बार और समय लेंगे। चौथा सवाल, जिस तरीके से देश का माहौल बदल रहा है, राजनीतिक पार्टियों के सामने एक संकट है, चुनावी चंदा, पार्टी क्राइसिस से गुजर रही है, चुनाव लड़ेंगी तो कैसे लड़ेंगी? आपकी पुरानी पार्टी भी अडानी अंबानी पर बहुत सारे आरोप, दमानी, दुनिया जहान सब चल रहा है। आप भी आरोप लगाते हैं भूपेश बघेल पर कि अडानी की गोद में जाके बैठ गए, मीटिंग्स हो गई, दुनिया हो गया जहान। हसदेव का भी आपको मसला है, इस पर एक उत्तर चाहता हूँ कि ये धनबल कब तक है पार्टियों के लिए? ये तो देखिए,
मतदाताओं पर निर्भर है। उनको इस तरह की पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते तो फिर धनबल का प्रभाव बढ़ता ही जाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा और इसका खामियाजा जो है आम जनता को भुगतना पड़ेगा, लोकतंत्र को भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, आम जनता के साथ ही लोकतंत्र ही। जी हाँ। पांचवा सवाल, वैश्विक स्तर पर पिछले दिनों भारत की साख बढ़ी ही और भारत की साख कई मौसमों पर गिरी। मैं जर्नलिस्टों में इस कहने में हर्ज नहीं करता कि कतर जैसे देश ने भी भारत पर सवाल उठा दिए, राजदूतों को तलब कर दिया। जर्मनी पूछ रहा है, साख बढ़ी भी जब हमारे देश के विदेश मंत्री जाकर के तमाम जगहों पर बड़े राष्ट्राध्यक्षों के सामने में दम बढ़ते हुए रहे। तो ये एजेंडा चल रहा है साख बढ़ने और घटने का। चीन सीमा पे खड़ा है, पाकिस्तान से अलग आंख में चोली चल रही है, ऊपर क्या ऑक्युपाइड कश्मीर, अक्साई चीन, सबके मसले उलझे हुए हैं। नीचे का श्रीलंका अलग क्राइसिस से गुजर रहा है, महंगाई की तरह तांडव से। पाकिस्तान की हालत अलग खराब है, बांग्लादेश के रोहिंग्याओं पर अलग सवाल है, बाकी की कंट्रीज के भी रोहिंग्याओं पर सवाल है। सबके बीच लगता है कि देश शांति की मार्ग की ओर जा पाएगा या जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं 24 से पहले ध्रुवीकरण देश के लिए गंभीर चुनौती की ओर इशारा कर रहा है। चुनौती तो बहुत गंभीर है और मुझे उम्मीद है कि इस चुनौती का सामना देशवासी करेंगे। पर ध्रुवीकरण रुकना चाहिए। जहाँ तक आपने अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात कही, JNU से मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स की डिग्री ली है, उसमें रुचि भी रखता हूँ। मेरा मानना है कि कोई भी देश जब कोई फैसला करता है तो उसको केवल अपने देश हित को ध्यान में रखना चाहिए कि इस कदम से देश आगे कैसे बढ़ेगा और उसके लिए सब जायज है। फॉरेन पॉलिसी में कहीं कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। देश पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए कि वो अगर चाहे तो रूस का समर्थन भी कर सकता है, अगर चाहे तो मतलब उसके हाथ बंधे ना रहे। फ्रीडम टू एक्ट ये बहुत जरूरी है। आपने जिक्र छेड़ दिया, फिर सवाल रूस यूक्रेन युद्ध में अपने पड़ोस में ही है, भारत का सबसे पहला इस्पात संयंत्र मैत्री गार्ड रूस के साथ जाएंगे, यूक्रेन के साथ जाएंगे, यूरोप के साथ जाएंगे, रसिया के साथ जाएंगे, अमेरिका के साथ जाएंगे, रसिया के साथ जाएंगे, रसिया के साथ तो चीन भी है। हम लोग सबके साथ, ये फॉरेन पॉलिसी की विजय ये है कि हम लोग सबके साथ जा सकते हैं। आज ऐसा कोई आज कोई ऐसा देश नहीं है। बाजार है, इसलिए विश्व के सबसे बड़े बाजार उपभोक्ता है, उपभोक्ता भी हैं और मैन्युफैक्चरर भी हैं। और अब हम जहां तक हम देखें कि नहीं नहीं, पर जीडीपी को अगर जैसे आपने अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में पूछा है, तो जो बड़ी इकोनॉमीज हैं उसमें आज भी भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। मतलब यहाँ पे बहुत संभावनाएं हैं। ये है कि जिसको हम लोग बोलते हैं, चीन के साथ हमेशा कंपैरिजन होता है इंडिया का, तो एलिफेंट और ड्रैगन बहुत तेजी से उड़ता है, हाथी जो है अपना धीमी गति से चलता है लेकिन वो चलते रहता है। तो हम लोग इस आर्थिक अगर रूप में देखा जाए तो वी आर द एलिफेंट, चाइना इज द ड्रैगन। और अगर चाइना का कोई काउंटर बैलेंस बन सकता है दुनिया के इस हिस्से में, तो वो केवल भारत है और उस बात का हमको पूरा फायदा लेना चाहिए। चलिए एक सवाल थोड़ा आपको क्लियर करते हुए चलता हूँ। एलिफेंट के कॉरिडोर में मेरा थोड़ा ज्ञान विशेष है, बताते हुए साथ साथ दर्शकों को भी ज्ञान मिले।
हाथी जंगल में जानवरों का राजा, ऐसा मानते हैं वन्य प्राणी के रिसर्चर्स कि हाथी अपने 10 पीढ़ियों का ज्ञान अपनी आने वाली पीढ़ी को दे देते हैं। हाथी दिखता है कि वो धीमा चलता है मगर वो बहुत तेज दौड़ता है। अपने परिवार को किसी इलाके में ले जाने से पहले उस इलाके का पूरा मुआयना करता है। उसे वन्य प्राणी की दुनिया में टक्सर कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में हाथी पर और सारे बवाल हैं, खासतौर पर हंसदेव बचाओ आंदोलन जो चल रहा है। चलिए, बहुत सारी बातें होंगी। मैं इतना चाहता हूँ इस इंटरव्यू से आप बहुत कुछ जानिए, आने वाले समय फिर से मिलिए। लास्ट में 2-3 पंक्तियाँ चाहूँगा, कुछ ऐसी बात, एक आध पुरानी कविता जोगी जी वाली सुनाइए, जो लोग जानना चाहें कि आज भी अमित जोगी, अब तो जोगी जी नहीं रहे, अजीत जोगी जी, अब आप संभालेंगे पूरी पार्टी को। आप कह रहे हैं कि मर्ज भी नहीं करेंगे। ऑफर की बात तो हम लोग लगातार सुनते हैं, कभी कांग्रेस में मर्ज होने वाले हैं, कभी बीजेपी में मर्ज होने वाले हैं। आप कहते हैं नहीं, कहीं नहीं भैया, लड़ाई लड़ना है, अपनी अस्मिता की बात। किन पंक्तियों के सहारे, किन एजेंडा के सहारे इस बार जोगी कांग्रेस बोलेगी हाँ भैया मैदान में हम भी तो हैं? मेरे पिताजी हमेशा एक शेर पढ़ते थे कि ना मुंह छुपा के जियो, ना सर झुका के जियो, सितमगरों की निगाह से निगाह मिला के जियो। आज एक रात कम ही जियो तो कम ही सही, लेकिन अपने हौसलों की मशालें जला के जियो। तो उन्हीं पंक्तियों से मुझे प्रेरणा मिलती रहती है और आगे संघर्ष जीवन है। बहुत कम उम्र में मैंने बहुत सारे संघर्ष देखे हैं, इसलिए अब संघर्षों के साथ जीना सीख लिया है। पहले थोड़ा गरम मिजाज था, अब संयमता भी आ गई है। उम्र के साथ ये सब होता है। आपने पुराने पिछले सारी चीजों के लिए एक बार जी 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 जी, हाँ, जो गया गया। अब हर आदमी को लाइफ इज अबाउट सेकंड चांसेस। एक सवाल और जी, अब पार्टी में शीर्ष चेहरे दो, एक आप हैं, दूसरा ऋचा जोगी। पत्नी आपकी सक्रिय रहती है, कौन चेहरा ज्यादा सक्रिय रहेगा? आप स्वास्थ्य से भी कई बार थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। चेहरा कौन ज्यादा सक्रिय नजर आएगा आपके परिवार से, या मम्मी जी नजर आएंगी? देखिए, ये जोगी परिवार केवल जिसका सरनेम जोगी है वो नहीं है। हम सब जो लोग हैं इस विचारधारा से जुड़े हुए, हम सब जोगी हैं। और मैं परिवार, जोगी में तो योगी भी है ना यूपी में, जोगी योगी में डिफरेंस मेरे कभी कोई पद के लिए रुचि नहीं रही है, और ना ही मेरे परिवार के। हम लोग चाहते हैं कि जो जोगी जी का सपना था उसको पूरा करें और अच्छे लोग आए। आज मुझे इस बात का संतोष है कि जो लोग सरकार में बैठे हैं, भले अभी हमारी पार्टी में नहीं हैं, पर अधिकांश लोगों को, या तो अगर सीनियर्स को देखेंगे तो जोगी जी लेके आए, या युवा लोगों को देखेंगे, नेताओं को, तो मेरे साथ शुरू किया। साथ तो आज कोई भी नहीं, आपके बहुत कम बचे। तो लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पर हमने ये कहा है कि अपने संबंध तो सबसे बना के रखो। चलिए, इस इंटरव्यू में इतना काफी कुछ है। अगली बार अमित जोगी जी के साथ और बातचीत होगी, क्योंकि राजनीति में अभी तो 23 का रण बाकी है, फिर 24 का महा फाइनल बाकी है। देखते जाइए, देश की सियासत में तो इस वक्त धर्म युद्ध, रण युद्ध, बहुत सारी सियासतों पर सवाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंटरव्यू काफ़ी बेहतर लगा होगा। आपकी कुछ राय हो उसे कमेंट में लिखिए, कुछ सवाल हो उसे बिल्कुल लिखिए, ताकि हम जिस राजनेता से मिलते हैं, जो आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे आपके सवाल हम बेहतर तरीके से पूछ सकें। इस इंटरव्यू में इतना ही। आप हमें देखते रहिए, उम्मीद करते कि आप हमें पसंद करते रहेंगे। हम आपके लिए इसी तरह आपके प्रदेश, आपके देश के तमाम उन शख्सियत से मुलाकात कराते रहेंगे। एक गुजारिश भी करूँगा, अगली बार इनको और तेजस्वी जी को साथ में बैठाऊँगा, बिहार ले जा करके, थोड़ा पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं दो नेता, युवा नेता। इन उम्मीदों के साथ कि आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में इतना ही।
आप देखते रहिए हमारी संस्था हमारी आवाज़।